नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय सरस्वती माँ की, सत श्री अकाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो लास्ट जो एपिसोड चल रहा था वो हमने बताया था आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं। तो जिसमें हमने एक तरह से प्राकृतिक जो माप संबंधी था वो पूरा पढ़ दिया था, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे बाढ़ है, सूखा है, सुनामी और भूकंप है, ये चार बड़े खास हैं। उनके बाद छोटे छोटे पॉइंट हैं जो चक्रवातों के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपने भूगोल में भी पढ़े होंगे। उसके अलावा हमने जो मानव संबंधी था, गुड मॉर्निंग डियर, और उसके बाद जो मानव संबंधी था उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक। तो रसायन से होने वाले जो आपदाएं आ सकती है उसमें एक हमने पढ़ दिया था जो 3 दिसंबर 1984 को हमारे ही हिंदुस्तान भोपाल के अंदर हुई थी त्रासदी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एक तरह से गैस स्पिल हजार्ड कहा जाता है जिसे। और गैस स्पिल जो हजार्ड थी 1984 में, वो किसके कारण हुई थी, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट से, जिससे क्या बनाई जाती है, कीड़े मारने की दवाई यानी कीटनाशक बनाई जाती है, इंसेक्टिसाइड बनाई जाती है। और उस इंसेक्टिसाइड के प्रभाव से जो लोग मरे थे वो ज़्यादातर पैरालाइज होकर मरे थे, ठीक है, जो एनास्थेटिक कंडीशन में आके मरे थे, यानी वो कोमा में जाकर मरे थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ के लोगों में एक जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है, स्टेरिलिटी आने लगी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में देखने को मिल रहा है, और वो स्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन उस पर थोड़ा काम किया गया था सन 1993-94 में। वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय भोपाल चिकित्सा आयोग भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी आज भी वहां के लोग उस हजार्ड से क्या है, प्रभावित है। उसके अलावा जो रासायनिक आपदाएं हैं वो और कौन सी हो सकती है, कि जो रासायनिक आपदाएं हैं उनमें और क्या आएगी आपके पास। जैसे नंबर 2, एक हमने पढ़ दिया गैसीय रिसाव, दूसरा है जो रासायनिक विस्फोटक पदार्थ, कि जो रासायनिक विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं वो आपके किस तरह के हो सकते हैं। तो रासायनिक जो विस्फोटक पदार्थ से आपदाएं पैदा हो सकती है, जैसे मान लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो काम चल रहा हो बम बनाने का, जैसे TNT, और क्या हो सकता है TNP, और क्या हो सकता है TNG। ये भी 3 तरह के खतरनाक विस्फोट हैं। नमस्ते प्रियंका और सरिता, वेरी गुड मॉर्निंग। तो TNT और TNP और TNG अगर ये कहीं बन रहे हैं और इनमें भी विस्फोट हो जाए, क्योंकि TNT जो है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु बम में किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो परमाणु बम में इस्तेमाल क्या किया जाता है, TNT। तो इसलिए हो सकता है इनके साथ भी असुरक्षा के कारण हजार्ड पैदा हो सकती है। जैसे बनाए हुए विस्फोट पड़े हैं और एकदम से किसी कारणवश क्या है वहां आग लग जाए या ट्रिगर हो जाए अपने आप, तो क्या हो सकती है, हजार्ड। हाँ, TNT का पूरा नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। इसका नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है वो आपका किसके काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है प्यारे बच्चों एटम बम बनाने। और जो TNP है ये होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हजार्ड पैदा करने में है। और जो TNG है इसके साथ तो क्या है, एक बंदे के नाम पे नोबेल पुरस्कार है। सर टर्म इंग्लिश में भी लिखवा दो, लिखवा रहा हूँ डियर सामने आपके, जैसे जो जो बातें इंग्लिश की होती है इंपॉर्टेंट होती है, ऋतिक शर्मा, वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इनके कारण भी जो आपदाएं आ सकती है विस्फोटक पदार्थों के कारण, वो लिख रहा हूँ। एक में TNT है जैसे ट्राई नाइट्रोटोलिन है, दूसरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, तीसरा क्या है आपके पास ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन। और इसी के आधार पर जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक तरह से अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जब विस्फोटक बनाया गया था तब की शुरुआत थी, ठीक है। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने जो आपका किजेल गुरु के साथ विस्फोटक बनाया था वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन से संबंधित है। बाकी इसमें इतना याद ना रखो चाहे। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, नंबर 3, सक्रिय तत्व। कि सक्रिय तत्व से आपदा, सक्रिय तत्व से आपदा आ सकती है जैसे कहीं भी लेबोरेटरी में
या किसी जगह भंडार रख रखा है लेबोरेटरी के अंदर, या कहीं स्टोर कर रखा है किसी भी पदार्थ को जिसमें ये पदार्थ हो, ये तत्व हो। जैसे आपके पास लिथियम नंबर 1, नंबर 2 सोडियम का भंडारण, नंबर 3 पोटासियम का, नंबर 4 रुबिडियम का, नंबर 5 सीजियम का और नंबर 6 फ्रांसियम का। ये कहीं भी तत्व बैठे हैं तो आपके पास ये भी आपदा ला सकते हैं। तो जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, तो वो भी क्या है कि फट जाती है, सिंपल एक आदमी को क्या है हजार्ड कर सकती है। तो अगर लिथियम का बहुत सारा भंडारण है तो वो क्या कर सकता है, वहां की जनसंख्या के लिए एक बड़ी त्रासदी बन सकता है। जैसे आपने लेबनान के अंदर जो कांड हुआ था लिथियम वाला, वो आपने देखा भी होगा कि समुद्र किनारे एक बोट खड़ी थी, शिप खड़ा था और उसमें किसका भंडारण था, लिथियम का। जरूरी नहीं है कि लिथियम का हो, कोई और एक्सप्लोसिव भी उसके साथ ऐड हो। तो सोडियम भी है, पोटासियम, रुबिडियम और क्या है सीजियम, फ्रांसियम। ये अगर तत्व पड़े हैं तो इनसे भी क्या है आपदा हो सकती है। तो ये रासायनिक संघटकों में भी आती है। कुछ विषैले पदार्थ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा विषैले तत्व, विषैले तत्व यानी ये होते हैं एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल का मतलब होता है हाईली एक्टिव होते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय एलिमेंट्स में माने जाते हैं, तो यही फैमिली आती है पहली। अब दूसरी आ सकती है विषैले यानी टॉक्सिक, विषैले तत्वों का, विषैले तत्वों का मतलब है टॉक्सिक एलिमेंट्स, कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो जहरीले स्वभाव के होते हैं, जो जहर की प्रवृत्ति के होते हैं। यानी जैसे आप लोगों ने सुना है लेड, सीसा, तो वो कैसी प्रकृति का होता है, वो एक टॉक्सिक इफेक्ट एलिमेंट होता है जिससे एक्जिमा, एंथ्रेक्स और क्या है मेंटल डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है, जो खास तौर पर किससे ज्यादा बाहर निकलता है, पेट्रोलियम फ्यूल से निकलता है। ठीक है, तो टॉक्सिक एलिमेंट के वायु, जल और मिट्टी में मिलने से, वायु, जल और मिट्टी में मिलने से क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव हो सकता है। कि इनके मिट्टी, वायु और जल में मिलने से क्या हो सकते हैं, दुष्प्रभाव पैदा हो सकते हैं। जैसे वायु में मिलेगा तो पॉल्यूशन, जल में मिलेगा तो पॉइजन इफेक्ट, मिट्टी में मिलेगा तो फसल के लिए पॉइजन इफेक्ट पैदा करेगा। तो जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख देता हूं, लेड, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है आपके पास मरकरी और चौथा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है पोलोनियम। पोलोनियम कैसा तत्व है, एक जहरीला तत्व है। लेड, लेड की वजह से, यानी लेड क्या है आपके पास, सीसा, लेड क्या है, सीसा। और जो आपके पास किस तरह की बीमारी को एग्जाम देता है, जैसे एक्जिमा और एंथ्रेक्स। कि एक्जिमा या एंथ्रेक्स जो है ये आपकी बीमारी किस तत्व के कारण होती है, ये आपकी लेड से होती है, सीसा से होती है। उसके अलावा ये जो लेड है और क्या कर सकता है, लेड के कारण जो मानसिक विकार है आज के बच्चों में वो ज्यादा पैदा होती हैं। यानी इससे क्या पैदा हो सकता है, एक मानसिक पीड़ा, मानसिक विकार। मानसिक पीड़ा का मतलब होता है मेंटल डिसएबिलिटीज, मेंटल डिसएबिलिटीज। तो मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती है, एंथ्रेक्स, एक्जिमा हो सकता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या पैदा करता है बच्चों, आर्सेनिक प्लांट को क्या करता है, एक तरह से टॉक्सिक बना देता है, यानी पौधों को विषैला करता है, कि पौधों की विषाक्तता बढ़ाता है, पौधों को विषैला करता है, यानी पॉइजन फॉर प्लांट, यानी पॉइजन इफेक्ट बना देता है पौधों में। साथ में मरकरी का भी यही प्रभाव है। पोलोनियम, पोलोनियम खुद से कैसा तत्व है, एक जहरीला तत्व है, एक पॉइजन एलिमेंट है। और पोलोनियम अगर किसी को दे दिया जाए तो हाथों हाथ क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो विषैले तत्वों के कारण भी आपदा आ सकती है। कैसे कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा सीसा किसी क्षेत्र में फैल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि लोग आज के समय में किस ईंधन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, एक नंबर पे आता है पेट्रोल और दूसरे नंबर पे डीजल और तीसरे नंबर पे कुछ गैसेस हैं जिनसे आपके पर्यावरण का प्रदूषण बहुत कम होता है। तो जो शीशा है ये कहां से आता है, ये पेट्रोलियम से। कि जो शीशा है ये आपके पास कौन से ईंधन से आ रहा है, पेट्रोल से आ रहा है। और पेट्रोल में प्यारे बच्चों ये क्यों आता है, ये भी आपको याद हो
क्योंकि पेट्रोल जब इंजन में जलता है तो उससे इंजन की जो प्लेटें होती है उसमें कंपन पैदा होती है। तो उस कंपन को कम करने के लिए पेट्रोल में ऐड किया जाता है किसको, एक घटक को, जिसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट जो होता है, अपसफटन रोधी जो होता है पदार्थ, वो होता है टेट्रा इथाइल लेड यानी TEL, और एक होता है TML। ये दो तरह के घटक होते हैं जो पेट्रोल में मिलाए जाते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को और टेट्रा मिथाइल लेड को, जिससे क्या है पेट्रोल के अंदर शीशे की मात्रा उपस्थित होती है। इसी के कारण ही पेट्रोल का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ हैं दोनों, इनसे आपदाएं पैदा हो सकती है। वो आपदाएं कैसी हो सकती है कि लोगों में मानसिक विकार पैदा हों, लोगों में मेंटल डिसएबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्जिमा, एंथ्रेक्स, सांस की बीमारी, सांस की एलर्जी। जैसे हर किसी को देखें आज कि मौसम हल्का सा बदला तो क्या है, छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे एक तरह से आप नजला कहते हैं। तो वो एक एलर्जिक इफेक्ट है। वो एलर्जिक इफेक्ट किस जैसे पदार्थ से पैदा होते हैं, आपके लेड से होते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा विकार है, आर्सेनिक। आर्सेनिक पौधों की विषाक्तता को बढ़ाता है, जिससे खाने वाले पशुओं की क्या हो सकती है, मृत्यु। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि ये तो थे दुष्प्रभाव रासायनिक तरह से, इस रासायनिक संगठनों के कारण। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करके हमारे लिए क्या पैदा कर सकते हैं, आपदा। जैसे क्या है, आपके पास होल, कहा ओजोन होल, यानी ओजोन का छिद्र, ओजोन परत के डिप्लेशन जो हो रही है वो किससे हो रही है, इन विषैले पदार्थों से। यानी एक तरह से केमिकल हजार्ड होते हैं ये। और दूसरी जो केमिकल हजार्ड है, केमिकल हजार्ड यानी रासायनिक संकट की जो केमिकल हजार्ड आ रहा है, रासायनिक संकट जो है वो और क्या है, केमिकल हजार्ड यानी रासायनिक संकट। किसके कारण, विषैले या पॉल्यूटेड सब्सटेंस, यानी जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस हैं, पॉल्यूटेड कंपाउंड्स कह सकते हो आप। पॉल्यूटेड सब्सटेंस का मतलब होता है कि प्रदूषक पदार्थ, कि ऐसे प्रदूषक पदार्थ या यौगिक भी कह सकते हो आप, प्रदूषक पदार्थ या आप उन्हें यौगिक भी कह सकते हो। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, इनमें कौन से आते हैं, जो खास तौर पर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी जो हमारे लिए क्या बन सकती है, पर्यावरण प्रदूषक का कारक बनेंगे, और जो एक तरह से आपदा का रूप ले लेंगे, जिसमें पर्यावरण प्रदूषक होकर आपदा का रूप लेते हैं। वो आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। नंबर एक कि जो ओजोन में छिद्र करवा दें, नंबर एक क्या है, ओजोन में छिद्र करवाने वाले, यानी ओजोन का डिप्लेशन करने वाले, ओजोन डिप्लेशन, कि ओजोन की डिप्लेशन करते हो, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। दूसरा क्या हो सकता है, कुछ ऐसे अणु जो होते हैं जो पॉल्यूशन के द्वारा हवा में जाते हैं और वो क्या करते हैं, एसिड रेन का बनाते हैं, यानी अम्लीय वर्षा। यानी एक क्या हो सकते हैं, अम्लीय वर्षा पैदा करने वाले। अम्लीय वर्षा पैदा करने वाले जो हैं उन्हें हम कहते हैं एसिड रेन प्रोड्यूसर। एसिड रेन प्रोड्यूसर अकेला हमारे लिए ही आपदा नहीं है, ये हमारी जो खास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए क्या है, खास आपदा बनती जा रही है। ठीक है, दूसरा अम्लीय वर्षा आपदा किसके लिए हो सकती है, क्रॉप हजार्ड भी हो सकती है, यानी फसल संकट भी पैदा कर सकती है, जरूरी नहीं है कि मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, और एसिड रेन और ये जो विकार पैदा होते हैं इनके लिए मुख्य घटक क्या है, तो जैसे नंबर एक आप बात करें ओजोन के लिए, तो ओजोन परत का ह्रास जो पैदा करते हैं, ओजोन परत का जो ह्रास पैदा करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठ सकती है। ठीक है, नंबर एक, इसमें एक तो आता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो आपके पास रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, गाड़ियों की एयर कंडीशनिंग के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CF2 और Cl2। ये होता है क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है प्यारे बच्चों CCl4। CCl4 को कहते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हो। ये भी आपके पास एक हजार्ड पैदा करने वाला है, लेकिन ये दो तरह से काम आता है। एक तो क्या है, पुराने लोग क्या करते थे, डिओडोरेंट इस्तेमाल करते थे, उसमें भी यूज होता था। उसके अलावा ये एक तरह से फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर भी है, लेकिन ये ओजोन परत का भी ह्रास कर सकता है, किसके कारण, क्लोरीन के कारण, ठीक है। उसके अलावा DDT, DDT क्या है, एक तरह से इंसेक्टिसाइड है, यानी यह एक कीटनाशक है। इस कीटनाशक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मच्छर को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग अब लगभग पूरे संसार में क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। फिर भी इसका उपयोग कई जगह होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका क्या है, नाम है प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछा जाए कि इस DDT का जो इन्वेंटर है वो कौन है, तो वो याद रखना, इस DDT को बनाने के लिए जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था, उस इंसान का नाम है पॉल म्यूलर। कि इसको बनाने वाला जो बंदा है वो कौन है, आपका पॉल म्यूलर। तो पॉल म्यूलर को DDT बनाने के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। और ये किसके काम में आती है, मच्छर को मारने के लिए। पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इनको बंद क्यों किया जा रहा है, क्योंकि DDT का बायोमैग्निफिकेशन होता है, यानी यह एक तरह से कैसा पदार्थ बनता जा रहा है, कैंसर जनित बनता जा रहा है। इसीलिए जो कैंसर जनित हैं, तो ये भी एक आपदाई तो है। आज के लोगों में ये जो रोग है कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड, 3 तरह के क्या इस्तेमाल करते हैं, जहर। इन जहरों का क्या होता है, मनुष्य के शरीर में बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन होता है। यानी जो कैंसर जनित हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, यानी जो ये पदार्थ हैं कार्सिनोजेनिक है। तो यानी ओजोन परत वाले तो हमने लिख दिए, ये ओजोन परत में भी क्या है, मुख्य अपना रोल अदा करता है। दूसरा ये कैंसर जनित भी है। इसके अलावा जो आपके पास कुछ घटक ऐसे होते हैं जैसे क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक तरह से बुरा प्रभाव पैदा करता है किसके ऊपर, ओजोन परत के ऊपर। और ओजोन की लेयर की जो थिकनेस मापी जाती है, उसकी जो रेट मापी जाती है, वो किस पे मापी जाती है, डॉब्सन, ठीक है। याद रखना कि ओजोन लेयर की जो स्ट्रेंथ मापी जाती है, थिकनेस मापी जाती है, वो यूनिट कौन सी होती है, आपके डॉब्सन, ठीक है। आगे ये पॉइंट था आपके पास प्यारे बच्चों किसका, जो केमिकल हजार्ड्स होते हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमने लिख दिया CFC CCl4 DDT, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है वो आता है कुछ अम्लीय वर्षा वाले। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक बता देता हूं कि जो अम्लीय वर्षा पैदा करते हैं, अम्लीय वर्षा वाले, तो अम्लीय वर्षा से आपदा किसकी हो सकती है, बिल्डिंग की। अब जरूरी नहीं है कि आपदा में क्या है केवल जान की ही हानि हो, माल की भी तो होती है। तो इसलिए माल की हानि करने वाली चीज कौन सी, आपकी अम्लीय वर्षा। दूसरा, ये दोनों को पादप जगत को भी प्रभावित करती है। नंबर 1 ये किसको प्रभावित करती है, इमारतों। नंबर 1 प्रभावित करती है किसको, इमारतों को। और इमारतों में आपने सुना है कि खास तौर पर कौन सी इमारत को यह प्रभावित कर रहा है, ताजमहल। कि जो ताजमहल बना है वो किससे बना है, संगमरमर। संगमरमर का मतलब है लाइमस्टोन। तो यानी जो भी चीज आपकी लाइमस्टोन से बनी हुई है उसको खास तौर पर क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। नंबर 2 आपके पादप जगत को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, अम्लीय वर्षा। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, कि प्लांट किंगडम को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। उसके अलावा नंबर 3 यानी एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। एक्वेटिक लाइफ का मतलब है जलीय जीवन को भी। तो पादप जगत के अलावा किसको प्रभावित करता है, ये जलीय जीवन को। जलीय जीवन क्या है, एक्वेटिक लाइफ। जलीय जो जीवन है
वो क्या है आपके पास, एक्वेटिक लाइफ। इनको प्रभावित करती है आपकी खास तौर पर अम्लीय वर्षा। ठीक है, इनको हम ईवीएस में भी डिटेल में भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिजास्टर में सिंपल सी चीजें हैं, इनके बारे में कुछ हाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमें यूज नहीं करनी। तो जैसे ताजमहल हो गया या बिल्डिंग होगी कोई भी, जैसे घरों में स्टोन लगाए हुए हैं, उसके अलावा पादप जगत है जो प्लांट किंगडम है, उन पर अगर अम्लीय वर्षा गिरे तो बुरा प्रभाव हो सकता है। जलीय जीवन जो है एक्वेटिक लाइफ, जैसे लेक्स है, रिवर्स है, और भारी मात्रा में अम्लीय वर्षा हो तो उनसे क्या है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो कहाँ चला जाता है, एक्सटिंक्ट या डेंजर जोन में चला जाता है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा पैदा कहाँ से हुई? अम्लीय वर्षा पैदा होने में दो गैसों का मुख्य योगदान होता है। एक तो याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों से बनने वाले जो अम्ल होते हैं, नंबर 1 H2SO4 और H2SO3, ये दो अम्ल तो बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। एक है आपके पास सल्फ्यूरिक, एक है सल्फ्यूरस। ठीक है, अच्छा नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बन सकता है आपके पास, HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड भी आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से जो एसिड बनता है वो बनता है कार्बोनिक एसिड। एक होता है कार्बोलिक, एक होता है कार्बोनिक, दोनों में फर्क होता है। तो इन दोनों में से जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली माने जाते हैं, जो प्लांट के लिए फ्रेंडली है, वो कौन सा आपके पास, ये वाला। ये क्या है, एक तरह से पादप मैत्रिक होता है। इसका वैसे पौधों के लिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पौधों को क्या मिल जाता है, नाइट्रेट आयन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आ जाता है। ये आपके पास क्या है कि कमजोर अम्ल है, इसकी ताकत नहीं है कि ये कहीं भी नुकसान पहुंचा सके। तो ये आपका एक तरह से कमजोर अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये तो आपने जनरली देखा है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, तो वो कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड रेन की, जो क्या कर सकती है, हजार्ड पैदा कर सकती है। कहाँ कहाँ हजार्ड पैदा करती है, बिल्डिंग्स के लिए, पादप जगत के लिए, और तीसरा क्या है, जलीय जीवन के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है रेडियो, यानी जो रेडियो विकिरणें हैं, रेडियो सक्रियता है, वो भी एक आपदा बन सकती है और आपदा बनी हुई है। जैसे चेरनोबिल की घटना हुई यूक्रेन के अंदर, जो एक सोवियत संघ का हिस्सा है 1984 के अंदर। उसके अलावा 1979 के अंदर अमेरिका की 3 माइल स्टोन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी हुई है। और क्या है, फुकुशिमा, यानी जो फुकुशिमा है, फुकुशिमा कहाँ, जापान में। जापान में भी क्या एक त्रासदी हुई है 2011 में, वो भी हम बता देते हैं। और 2 त्रासदियां हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिससे आप भली भांति पूरी तरह से क्या हो, परिचित हो। कौन कौन सी, एक हिरोशिमा, दूसरी नागासाकी। ठीक है, तो जैसे अब क्राइटेरिया आता है हमारे पास किसका, परमाणविक हजार्ड का। परमाणविक हजार्ड कैसी हो सकती है प्यारे बच्चों, परमाणविक आपदाएं मुख्य तौर पर कैसी है, तो परमाणविक आपदाएं नंबर 1 यानी एटॉमिक हजार्ड्स। एटॉमिक हजार्ड्स कह सकते हो इन्हें, या इन्हें न्यूक्लियर हजार्ड्स भी कहा जाता है, यानी डिजास्टर्स, संकट है। ये परमाणु के द्वारा होने वाले, पैदा होने वाले संकट हैं, जिसमें नंबर 1 आता है रेडियो सक्रिय पदार्थ, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की विकिरणें। कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्या हो सकती है, विकिरणें हो सकती है। रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, की जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन कहाँ से आती है, फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे रेडिएशन का पैदा होना, जैसे हम पढ़ते आए हैं अल्फा बीटा गामा, और उनके अलावा और भी बहुत सारी। ठीक है, नंबर 2 रेडियो पदार्थ का अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ का अपशिष्ट, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या हो, अपशिष्ट हो, वास्टेज, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट वास्टेज या डिस्पोजल, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कचरा हो, डिस्पोजल हो, वास्टेज हो, वो भी एक कारक बन सकता है किसका, हजार्ड का। नंबर 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हजार्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर आपदा
तो न्यूक्लियर रिएक्टर कोई भी दुर्घटना हो तो वो भी आपके पास किस में आती है, परमाणु में आती है। नंबर 4, न्यूक्लियर रिएक्टर का अपशिष्ट क्या हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का अपशिष्ट। ये आपके पास क्या है, एक तरह से जो घटनाएं हैं जो किससे जुड़ी हुई है, परमाणविक। अब इनमें कुछ आपदाएं आई भी है, जैसे आपदाओं के उदाहरण दें हम, तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या क्या हो सकती है। नंबर 1, चेरनोबिल वाली, यानी उससे पहले क्या है, अमेरिका की हुई है, जो आपकी 3 माइल इजलैंड की जो घटना है वो कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। कब हुई है, 1979 में। यानी ये एक घटना है, ये उतनी हाई फाई नहीं थी जितनी चेरनोबिल की हुई है। दूसरी क्या है, चेरनोबिल। तो जो चेरनोबिल वाली घटना है, चेरनोबिल की जो घटना हुई है वो कहाँ की है, वो है आपकी यूक्रेन यानी सोवियत संघ में। यानी ये कहाँ था उस समय, सोवियत संघ में, यानी रसिया का हिस्सा, सोवियत संघ का जब हिस्सा था। ये घटना कब हुई है, 1986 में। उसके बाद तीसरी जो है वो है फुकुशिमा, यानी आपके पास फुकुशिमा है, ये आपकी कहाँ पे है, जापान। फुकुशिमा जापान में, ये दुर्घटना रिएक्टर में हुई थी और कब हुई थी, 2011 में। ठीक है, तो ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी किससे संबंधित है, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित हैं। उसके बाद हमसे अगर पूछ लिया जाए कि इसके अलावा हिंदुस्तान में भी है जो एक बड़ा गहरा कुआं है निस्तारण का, लिक्विड वास्टेज का, वो कहाँ है, तो यानी वो है आपका पोखरण में। नंबर 4 आप याद रखें पोखरण का, कि पोखरण जो राजस्थान में, पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान के जो पोखरण में गहरा कुआं निस्तारण की जो गहरा कुआं निस्तारण है, किसका, डिस्पोजल का, कचरे का। गहरा कुआं निस्तारण है, किस कचरे का है, वो याद रखें आप, तरल कचरे का, यानी लिक्विड डिस्पोजल का। ये पोखरण 2 जब हुआ था, पोखरण 2 में जो अब तक क्या है, गहरा कुआं है, लिक्विड किसका, कचरे का, क्या करता है, निस्तारण, यानी वास्टेज डिस्पोजल के क्या काम आता है, उसे ठिकाने लगाने के काम में। लेकिन फिर भी वहां के अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, बाहर विकिरणों को छोड़कर, क्योंकि परमाणु परीक्षण हुआ है भाई, तो पोखरण का जब परमाणु परीक्षण हुआ है तो परमाणु विकिरण एकदम से खत्म होने वाले नहीं है, तो ये एक लंबे ड्यूरेशन में चलती है, जिसका एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है। नंबर 5, यानी आपके पास जापान पर गिराए गए बम। तो जापान पर जो गिराए गए बॉम्ब हैं, तो गिराए गए जो एटॉमिक बॉम्ब हैं, वो आपके पास एक खुला जीता जागता उदाहरण है, किसका, नंबर 1 हिरोशिमा का, और दूसरा कौन सा है, नागासाकी का। तो हिरोशिमा और दूसरा कौन सा है, नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी में दोनों जगह अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम इस बात का तथ्य है कि जो परमाणु आपदा है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आज भी इस जगह ना तो घास पनपता है, ना कोई एक्वेटिक लाइफ है, ना कोई आपकी प्लांट लाइफ है, और ना ही लगभग ह्यूमन लाइफ अच्छी है। क्योंकि वहां, जैसे किसी ने रॉन्ग टर्न मूवी फर्स्ट देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, हॉलीवुड की, उसमें उसका क्या है, पूरी तरह से विस्तारण दिया गया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित हैं, क्योंकि वहां बताया जाता है कि वहां क्या है, आदमखोर लोग रहते हैं, ना ही मनुष्य क्या है सही से पनप पाता। अगर पैदा हो भी जाए तो उसके या तो आंख नहीं होगी, कान की जगह कान नहीं होंगे, नाक की जगह सही से नाक नहीं होगी, टांग नहीं होंगी। तो यानी एक तरह से ये स्टेरिलिटी फैक्टर डिसऑर्डर्स मैक्सिमम पैदा होते हैं, किसके कारण, परमाणविक आपदाओं के कारण। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे, उनको याद कैसे रखना है कि हिरोशिमा, हीरो क्या बनता है, हर कोई लिटिल बॉय हीरो बनना चाहता है, हर कोई लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय है वो चाहे नंगा हो, ठीक है, यानी क्या है, नागासाकी, और नंगा है फिर भी अपने आप को क्या मानता है, फाइट मैन, यानी फैट मैन। ठीक है, तो यानी हिरोशिमा के अंदर जो बॉम्ब गिराया गया था वो कौन सा था, लिटिल बॉय। यानी हर लिटिल बॉय क्या बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। और लिटिल बॉय क्या है, छोटा बच्चा,
नंगा घूमता है, बिना चड्डी के घूमता है, तो वो क्या है, नागासाकी। और नागासाकी है तो वो हर जो नंगा लिटिल बॉय है वो क्या बनना चाहता है, फाइट मैन। यानी आपके पास दूसरा जो बॉम्ब था उसको नाम क्या गया था, फैट मैन। तो नागासाकी में गिराया गया बॉम्ब था फैट मैन और हिरोशिमा में गिराया गया था वो था लिटिल बॉय। तो ये दो तरह के क्या थे, आपके एटॉमिक बॉम्ब थे, जिससे बहुत भारी डिजास्टर पैदा हुई है। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट। अब ये तो डिजास्टर थे एटॉमिक के चलते, रसायन के चलते। अब जो बात आती है कि कुछ सुदर से भी हो सकते हैं, ग्रह से, या किससे हो सकते हैं, जो उल्का पिंड आते हैं, या क्या है जो टूटता हुआ तारा जिसे आप कह सकते हैं, या सोलर फ्लेयर्स, या क्या है जिसे आप क्या कह सकते हैं, सौर परजवला, सौर प्रचंड, सौर तूफान, चुंबकीय किरणों का तूफान। ये क्या कर सकती है, आपदाएं धरती पे पैदा कर सकती है। जैसे आपके पास जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, ओ सॉरी बीच में रह गया, जो बायोलॉजिकल बता देता हूं पहले, यानी हाँ यही बता देते हैं पहले स्पेस वाला, कि स्पेस डिजास्टर्स क्या हो सकता है। कि स्पेस डिजास्टर का मतलब है कि आकाशीय आपदाएं, कि जो आसमानी आपदाएं मानी जा सकती है। आकाशीय जो आपदाएं होती है वो कैसी हो सकती है। आकाशीय आपदाओं में नंबर 1 आता है, जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना की जो लोनार झील बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, तो वो हमें पता है स्पेस डिजास्टर से बनी हुई है, क्षुद्रग्रहों या उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई है। उसके अलावा और कौन कौन से क्या है क्रेटर्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें एक आता है लोना, जो क्या है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज तालुका में पड़ता है। दूसरा खास तौर पर आता है एक राजस्थान 12 जिले का, जो भी आपका पास एक क्या है रामगढ़ क्रेटर के नाम से, रामगढ़ गड्ढे के नाम से मशहूर है। उसके अलावा हमारे पास एमपी के शिवपुरी में भी आता है, जिसे ढल्ला क्रेटर बोलते हैं, ढल्ला गड्ढा बोलते हैं। तो ये इस तरह के 4 या 5 क्या है कुछ क्रेटर्स बने हुए हैं, जो आपके किससे पैदा हुए हैं, स्पेस डिजास्टर से। वो हिंदुस्तान वाले याद रखनी है, ठीक है। नंबर 1 स्पेस डिजास्टर्स किससे पैदा हो सकता है, नंबर 1 क्षुद्र ग्रहों से। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रहों का मतलब होता है एस्ट्रॉइड्स, यानी एस्ट्रॉइड के टकराने से क्या पैदा हो सकता है, एक तरह से कोई भी गड्ढा, इंपैक्ट से गड्ढा है। जैसे आपने पढ़ा है कि डायनासोर खत्म हो गए थे किस प्रकार के क्रेटर के टकराने, किस प्रकार के एस्ट्रॉइड के टकराने से। तो जो क्षुद्र ग्रह है ये आपके पास टकराता है, धरती के जिस क्षेत्र पर टकराता है वहां क्या पैदा करेगा, तबाही तो पैदा करेगा, जान माल की हानि तो होगी होगी, साथ में क्या वहां की जितनी उत्पत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है उल्का पिंड, यानी उल्का जो पिंड है, उल्का पिंड को हम कह सकते हैं टूटता तारा। उल्का पिंड जो है वो क्या एक टूटता तारा है, जिसे हम मैटियोर्स कहते हैं। मैटियोर्स के कारण भी क्या हो सकती है, आपत्ति हो सकती है। तीसरी है सोलर फ्लेयर, यानी सौर परजवला। सौर परजवला कह सकते हो, सौर प्रचंड कह सकते हो, या इन्हें हम इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में नाम दिया जाता है सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर जो फ्लेयर्स होती है उसके अलावा सोलर विंड भी हो सकती है। सौर विंड, सौर विंड का मतलब है कि जो एक तरह से चुंबकीय तूफान होते हैं, ये इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं। और मैग्नेटिक जो स्टॉर्म पैदा होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, सूर्य की सतह पर, और जिससे क्या है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी, विपदाओं की, आपत्तियों की या आपदाओं की। अब जैसे बात करें हम कि इनसे होने वाले जो कुछ एग्जाम्पल हैं, तो क्या है कि जो चेरनोबिल वाली घटना हुई है वैसा ही नाम है एक, तो वो है चिक्सुबल। तो चिक्सुबल जो है वो आपके पास एक तरह का क्षुद्र ग्रह था, जो धरती के किस जगह टकराया था, आज जहां मैक्सिको है उस जगह टकराया था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। नंबर एक भारत की जो लोनार झील है, लोनार झील है, जो लोनार लेक है,
जिसे हम दूसरा नाम देते हैं क्या, सोडा लेक। इसका जो पानी है वो कैसा है, अल्कलाइन है। इसका जो पानी है वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब होता है इसके जल की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सोडा लेक। और कहाँ पे है, ये आपकी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है। महाराष्ट्र का जो क्या है, बुल्ढाना जिला है, उसमें जो क्रेटर बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, जिसमें क्या पानी भरा है, उसी का ही नाम रख दिया गया क्या, लोनार झील। और एक लोना है, लोना क्रेटर जिसे बोलते हैं, लोना गड्ढा। ठीक है, नंबर 2 कौन सा है, लोना गड्ढा। लोना जो क्रेटर है, लोना क्रेटर कह दो या आप इसे लोना गड्ढा कह दो। क्रेटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, गड्ढा, जो आपके पास एक तरह से बड़ी मात्रा के डायमीटर में है, जिसका डायमीटर लगभग 5 किलोमीटर में है। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है कि ये कहाँ है, तो ये आपके गुजरात में है। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और गुजरात के कच्छ के किस हिस्से में पड़ता है, भुज तालुका में है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो करेक्टर बना हुआ है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाले को नाम क्या दिया जाता है, ढल्ला। ढल्ला कहा जाता है, DHALA। ढल्ला जो क्रेटर है ये आपके पास किस जगह है, ये आपका लगभग कितने किलोमीटर डायमीटर में है, 10 किलोमीटर डायमीटर में, बड़ा गड्ढा है ये। और ये है मध्य प्रदेश में, MP में। और कौन से जिले में पड़ता है, ये पड़ता है प्यारे बच्चों शिवपुरी में। और इसको शिवपुरी के नाम से ही शिव के संकेत पे दर्शाया जाता है कि इसके साथ क्या है, शिव का मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो आपका क्रेटर आता है वो आता है कहाँ, रामगढ़ का, यानी रामगढ़ क्रेटर। तो रामगढ़ का जो क्रेटर है वो कहाँ पे है, तो रामगढ़ जो क्रेटर है ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में लगभग इसका डायमीटर कितना है, 3.5 किलोमीटर। और ये आपका राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में है, 12 जिले के अंदर अंतर्गत कौन सा गड्ढा आता है, ये है रामगढ़िया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे पास किससे संबंधित है, स्पेस डिजास्टर से। तो हमने इतना ही पता करना था कि डिजास्टर्स कैसी कैसी हो सकती है। डिजास्टर बहुत सारी है, हमने क्या सिंपल ये नहीं पढ़ना कि भाई सुनामी से डिजास्टर हो सकती है, या हो सकता है कि किसी जैविक आपदा से हो सकती है, या क्या है तूफान से हो या चक्रवात से हो। नहीं, आपदाएं किसी भी प्रकार की आ सकती है, औचित्य होती है, अजानी होती है, अनजानी होती है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि मुंबई की बारिश का कोई पता नहीं होता, वैसे इस आपदा का भी कोई पता नहीं होता कि कब ये हम पे फिदा हो जाए। ठीक है, कि कब हमें क्या है अपनी चपेट में ले ले और हमें गले लगा ले। यानी बहुत सारा क्या है, मृत्यु का प्रचंड नाच नचा सकती है कौन, कोई भी आपदा। ठीक है, और वैसे ही मृत्यु का जब नाच नचाती है तो उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो माल है वो कितना क्षतिग्रस्त हो गया। जब बंदा ही नहीं रहेगा तो माल किसके काम का आएगा। तो इसलिए क्या है, माल तभी काम का है जब क्या है, बंदा इस धरती पे है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज देखी जाती है सुरक्षा। ठीक है, वो भी करवाएंगे। इसके बाद टॉपिक आता है असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल यानी हम जो भी पढ़ेंगे, हम सीरीज में पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको एक लॉजिक स्टैटिक फॉर्म में ही चलाएंगे जैसी वो पढ़ी जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि हम जैसे बीच में कोई चीज चला दें अलग से, नहीं, हमारा ऐसा काम नहीं होगा। तो हम एक बिल्कुल सीरीज फॉर्म को फॉलो करेंगे जो हमारे डिजास्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। पहले डिजास्टर्स पढ़ेंगे, डिजास्टर्स होने के कारण पढ़ेंगे, डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर पढ़ेंगे, फिर हम कहाँ चलेंगे, इनकी 1 बाय 1 सीरीज देखेंगे कौन कौन से डिजास्टर इंडिया में घटित हुई है, बड़ी डिजास्टर छोटी डिजास्टर क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात आती है जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं कैसी हो सकती है, बिल्कुल आप थोड़े समय पहले उभर कर बाहर निकले, कौन सी, कोरोना। ठीक है, कोरोना वाली जो एक विषाणु रोग है जिसे एक तरह से न्यूमोनिक प्लेग भी कहा जा सकता है, क्योंकि फेफड़े गलते हैं उससे। ठीक है, यानी फेफड़े 2 तरीके से गल सकते हैं, सिगरेट पीने वाले इंसान के भी गल सकते हैं और इससे भी गल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हिस्से किससे संबंधित थे, सांस से। यानी सांस रोग था ये, जिसे हम एक न्यूमोनिक प्लेग का नाम दे सकते हैं।
पुराने जमाने में इसे न्यूमोनिक प्लेग ही कहा जाता था जब ये त्रासदी पहले आया करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक उससे पहले भी त्रासदियां होती है, जैसे आपने नाम सुना है प्लेग का, ठीक है। उससे पहले बीच में कहीं त्रासदियां देखने को मिलती है जैसे हैजा, ठीक है। उसके साथ जैसे अब मौसम है, आगे जैसे क्या मौसम आएगा तो इस समय क्या मच्छर बड़े सक्रिय हो जाते हैं, आगे के मौसम में भी मच्छर बड़े सक्रिय हो जाते हैं, तब एक फैक्टर लगता है मलेरिया, तो यानी डेंगू। ये सारे क्या है जो एक तरह से जान और माल दोनों को लेता है। गुड मॉर्निंग डियर। तो जान और माल दोनों को एक साथ लेता है, वही डिजास्टर है, उसे ही हम डिजास्टर्स कह सकते हैं, उसे ही हम हमारे लिए खतरा। और वो खतरा कब है कि जब हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। जैसे कोरोना का कोई इंजेक्शन नहीं था तो लोग क्या भड़काऊ सिस्टम में थे, भड़क बहुत ज्यादा बैठा दी थी, जितना था नहीं उससे कहीं ज्यादा क्या है लोगों में हाव भाव पैदा कर दिया था, ठीक है। तो अब आती है जैविक आपदाएं। अब जैविक आपदाएं कैसी हो सकती है? जैविक आपदाएं आपकी बीमारी से संबंधित हो सकती है, महामारी एपिडेमिक्स जिसे कहा जाता है। नंबर 1 जैसे रोग संक्रमण, रोग संक्रमण से यानी डिजीज इन्फेक्शन, कि जो आपकी डिजीज इन्फेक्शंस है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास किसी भी प्रकार की महामारी हो, और महामारी कौन सी हो? रोग संबंधी महामारी, जो रोग संबंधी हो, जिसे हम एपिडेमिक्स कहते हैं, जिसमें मुख्य नाम किसका था? कोरोना का। नंबर 3 यानी कीटों का आक्रमण हो सकता है, किसी भी कीट दल का आक्रमण हो सकता है, कीटों का आक्रमण। उसके अलावा नंबर 4 रोग का फैलना, सिंपल रोग का फैलना। एक तो संक्रमण से फैलता है, महामारी का रूप है, और किसी प्रकार से रोग का फैलना हो, यानी छोटे लेवल पे फैलना हो, ठीक है। ऋतिक शर्मा हाँ बताएंगे। यानी पैनेडेमिक्स क्या है? एक लो लेवल की कंडीशन है, और एपिडेमिक्स क्या है? जब उसे महामारी का रूप बता दिया जाता है। यानी जैसे सिंपल रोग फैलना हो वो पैनेडेमिक्स है, यानी जो एक पीड़ा देता है, और जब पीड़ा से क्या है जान माल दोनों रूप ले लेता है, तब वो क्या बन जाती है? एपिडेमिक्स, ठीक है। यही फर्क होता है, इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पीड़ा दर क्या होती है? जैसे रोग फैलता है, जैसे मान लो कोरोना आया, सिर्फ क्या है नॉर्मल तरीके से आया, लोगों को क्या है कुछ जान माल का हानि हुई है इतनी ना हो, ठीक है, केवल पीड़ादायक रहकर ही क्या है रह जाए। लेकिन क्या है जब स्थिति दयनीय हो जाती है, दयनीय स्थिति क्या होती है? उसकी एक्सट्रीमिटीज, यानी किसी भी पैनेडेमिक्स की एक्सट्रीमिटीज होती है, उसे एपिडेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है जो इनमें एपिडेमिक्स के रोग कारक होते हैं, जैसे आपके पास एक हैजा, जैसे क्या हो कोरोना, जैसे क्या है मलेरिया, एड्स, जो क्या है HIV का फिनोमेना, वायरस डिजीज, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, जिसे इन्फ्लुएंजा के साथ बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये तीनों भी खास हैं, इन्फ्लुएंजा। और इसके अलावा क्या है? बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के लिए जो वायरस है, जैसे हम लिखते होते हैं H5N1, और एक हमारे पास क्या है? स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, जिसे हम किससे लिखते होते हैं? H1N1 से। इस तरीके से क्या है प्रॉपर्टी आ जाती है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस है, एक्जेमा, एंथ्रेक्स जैसी डिजीज है, ये क्या है एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरियल हो, या क्या है वायरल हो, या क्या है फंगल हो, इनका भी क्या बड़ा रूप आ सकता है, जरूरी नहीं है। देखो आपने देखा होगा कि जो पैनेडेमिक कंडीशन है पीड़ा दे सकता है, कई रोग ऐसे होते हैं जो पीड़ा तक ही रहकर सीमित हो जाते हैं, जैसे क्या दाद, खारिश, चमड़ी रोग होना, ये क्या है एक तरह से क्या पैनेडेमिक क्राइटेरिया में आती है। लेकिन जब मृत्यु की दर बढ़ने लगती है तो एपिडेमिक्स कंडीशन बन जाती है। जैसे चर्म रोग होना, चर्म रोग क्या मतलब फंगल विकार, यानी फंगल विकार होते हैं। फंगल विकार में क्या है जैसे चर्म रोग, चर्म रोग का पिछले सालों में काफी दौर रहा है, अब भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो चर्म रोग का एक विकार बड़ा विकार है, इससे निपटान नहीं हो रहा। दूसरे क्या है एलर्जिक, एलर्जी वाले एलर्जिक रोग हैं, एलर्जिक जो डिजीज हैं
वो भी क्या काफी आज विकार रूप ले चुकी है, यानी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। जैसे मैंने बताया था, आज के लोगों को सबसे ज्यादा दो शिकायतें जरूर रहती है। एक तो एलर्जिक जो नजला बताया जाता है, जिससे मौसम बदलते दर मनुष्य को जुकाम होना, और क्या है दूसरी चीज है कफ, यानी कई बच्चों को आपने देखा होगा रात को सोते समय क्या आती है, खांसी आती है, ठीक है। और जब सोते समय खांसी आती है तो छोटे बच्चों को आप एक दवा दे सकते हो जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में MLC, यानी मोंटेलुकास लेवोसिट्रिजन है। वो आपका पोटासियम कल्विनेट साल्ट जो है मोक्सिसिलिन वाला, वो दे सकते हो। एलर्जी कफ पे क्या करता है, अच्छा अटैक करता है, ठीक है। हमारे लिए भी एलर्जिक फैक्टर को अगर कम करना हो तो MLC लीजिए, मोंटेलुकास लेवोसिट्रिजन लीजिए, और डेली क्या है एक दिन छोड़कर एक ले लीजिए, तो हो सकता है एलर्जिक फैक्टर को कम कर दिया जाए। हाँ हो, ये जो आती है ये कहां से आती है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पहले इससे ही प्रभावित होते हैं, फिर ये रूप धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है, जिससे आपके लंग्स का यानी धीरे धीरे अस्थमा का रूप बन जाता है। अस्थमा के रूप के बाद क्या एम्फाइसीमा की सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरीके से क्या है ये रोग विकार बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते, ठीक है। तो चलिए, ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास जैविक आपदाओं की। कीटों का आक्रमण है, आपने देखा ही होगा कि टिड्डी, यानी जो टिड्डी थी राजस्थान में कोरोना के टाइम ही टिड्डी का जो आक्रमण हुआ था, वो भी एक तरह से कैसी आपदा थी, एक जैविक आपदा थी, ठीक है। टिड्डी का आक्रमण है, जरूरी नहीं है टिड्डी का ही, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे बहुत पहले भी टिड्डी के आक्रमण होते आए हैं हर जगह। तो ये किसको प्रभावित करता है, ये खास तौर पर फसल को प्रभावित करता है। तो जिससे मनुष्य के जीवन में कौन सी आपदा देखने को मिलती है, माल की आपदा, ठीक है। क्योंकि फसल खराब हो चुकी है, किसान की फसल जा चुकी है, तो इससे अकेले किसान को नुकसान नहीं होता, उस स्टेट को, उस समुदाय को, उस पूरी कंट्री को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि उसकी मात्रा में क्या आती है, कमी। जैसे गेहूं की फसल है, अब इस पे जैसे क्या है टिड्डी का आक्रमण हो जाए तो क्या है आगे आने वाले समय में ये जो फसल का नुकसान है ये क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट करेगा कि आगे आने वाले समय में जो उत्पादन क्षमता है वो क्या हो चुकी है, कम। तो इस तरीके से क्या है प्रॉपर्टीज आती है। ये थी आपकी सिंपल जैविक आपदाएं। इसके अलावा कुछ रोग में सारे आ जाएंगे, जीवाणु, विषाणु, या क्या फंगल रोग में मैंने जैसे बताया है एलर्जी का भी हो सकता है, दाद रोग हो सकते हैं, चर्म रोग है, खारिश रोग है, खुजली है, गंजापन है, ये सारे विकार ही हैं, ठीक है। ये क्या है, फंगल डिजीज है। उसके स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा और एड्स तक जो है मलेरियल, ये मलेरिया जैसे है, मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। कोरोना है जैसे क्या है वायरल है, हैजा जैसे क्या है बैक्टीरियल है, ठीक है। तो इसके अलावा टाइफाइड जैसे है, लोग आज भी जूझते हैं, जैसे क्या टीबी है, टीबी से भी क्या है लोग आज भी जूझ रहे हैं, ठीक है। तो टीबी से जो जूझ रहे हैं वो भी एक तरह से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, जिससे क्या है आपकी टाइफाइड जो प्रॉपर्टी है, अक्षमा रोग जो पैदा होता है, ये भी एक जैविक आपदा है, इससे भी निवारण चाहिए। जैसे आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, हर रोज क्या है एड के तौर पे खड़े होते हैं कि टीबी मुक्त भारत चाहिए। तो टीबी मुक्त भारत चाहिए तो उसके लिए हमें एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो कौन सा होता है ये आप कमेंट में बताइए, शाबाश। कि टीबी के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है वो कौन सा है, कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तपेदिक रोग के लिए हमें कौन सा इंजेक्शन लेना होता है, तपेदिक के लिए हमें कौन सा इंजेक्शन लेना होता है भाई, BCG, बताया भी था मैंने बातों बातों में, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन कहा जाता है। इसे याद रखना कि पूछ ले कि टीबी जैसी महामारी या टीबी जैसी आपदा से निपटने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी है, तो वो होती है BCG, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। लिख देता हूं कि हमारे पास क्या चीज होती है, ये बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमेट जो ग्यूरिन है ये आपके पास एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, ठीक है। तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इस आपदा से राहत देती है। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये थे आपदा के प्रकार। कल हम पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटी, सुरक्षा, यानी असुरक्षा का रूप पढ़ेंगे, उससे हमें सुरक्षा का निदान करना है, उससे आने वाले कारक क्या हैं जो असुरक्षा पैदा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम प्रबंधन बाद में चलेंगे, फिर हम इनकी छोटी छोटी फॉर्म्स जो हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में दे देंगे, और फिर इसके बाद हम हो सकता है आपको MCQ भी दें, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा। सेशन कैसा रहा वो आप अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। बुक्स को भी फॉलो कीजिए, मैंने कहा था NCERT की बुक्स को जरूर फॉलो करना है, ये मेरी एक हिदायत है।
और उसे छोड़ना नहीं है और अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।